जी तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका जो पहला चैप्टर है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक से बात करेंगे कि पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे रीएजेंट और वो सारी बातें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, रीएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है। अब देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिकल प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको आप ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं और उनके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। अब रिएक्टेंट दो तरह से हो सकते हैं आपके पास। रिएक्टेंट या तो सबस्ट्रेट हो सकती है और रिएक्टेंट में दूसरी चीज जो शामिल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रीएजेंट होता है। ठीक है। रिएक्टेंट में दो चीजें, एक सबस्ट्रेट है और दूसरा रीएजेंट होता है। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होती है विच रिएक्ट विद रीएजेंट, विच रिएक्ट विद रीएजेंट। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में मैं आपको ये समझाऊं कि सबस्ट्रेट वो चीज है जिसके ऊपर रीएजेंट आकर अटैक करता है। या दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑन विच या एट विच रीएजेंट अटैक्स। रीएजेंट अटैक्स, एक बात तो हमें पता चल गई कि सबस्ट्रेट वो चीज है जिसके ऊपर आकर आपका जो रीएजेंट होता है वो अटैक करता है। तो दूसरे लफ्जों में रीएजेंट क्या होगा? रीएजेंट अटैकिंग स्पीशी होगी। ये वो स्पीशी होती है जो सबस्ट्रेट के ऊपर आकर अटैक करता है और उसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को। ठीक है। इसकी मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ पाया जा रहा हो। ये एक सबस्ट्रेट है बेसिकली। ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कोई ना कोई आप रीएजेंट लेंगे तभी ये जाकर कन्वर्ट होगी। NaBH4 आप ले रहे हैं और साथ आप C2H5OH, ये अल्कोहल है। और सोडियम बोरोहाइड्रेट ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके पास चार हाइड्रोजन होते हैं, याद रखें। ये जो चीज है ये बेसिकली रीएजेंट होता है, ये अटैक करता है। ये अटैक करता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको अल्कोहल में। अब इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है, क्योंकि आपने क्या यूज कर लिया? रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया। ठीक है। तो यहां पर इसकी रिडक्शन हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप रिडक्शन बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको तीनों चीजें एक फ्रेम में मिल गई। ये प्रोडक्ट है। अगर आपके पास ये रीएजेंट ना होता तो रिएक्शन ही नहीं होना था। सबस्ट्रेट अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक के साथ रीएजेंट ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट है सबस्ट्रेट, रीएजेंट और आपके पास रिएक्टेंट का। ठीक है। अब रीएजेंट जो होता है ये दो तरह से अटैक कर सकता है। रीएजेंट जो होता है ये बांड पर दो तरह से अटैक कर सकता है। नंबर वन, अब ये जो अटैक करता है और बांड को तोड़ता है इसको बांड फिशन बोलते हैं। बांड फिशन बोलते हैं या बांड ब्रेकिंग भी इसको बोल देते हैं। तो दो तरह से अटैक करता है। कैसे? या तो ये कर सकता है होमोलिटिकल, या होमोलिटिक किसे बोल दें, होमोलिटिक, या इसका दूसरा नाम होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस इसका दूसरा नाम होता है। ठीक हो गया। या ये अटैक कर सकता है
हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिसिस भी इसे बोल देते हैं। हेट्रोलिटिक वे में अटैक कर सकता है और इसी को आप हेट्रोलिसिस भी बोल देते हैं। अब हेट्रोमीन होता है डिफरेंट और होमोमीन होता है सेम। अब लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, के बाड की ब्रेक डाउन कैसे होगी। ठीक है, अब होमोलिसिस कब होगी, याद रखें, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम है ना, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो हो, तब जाकर होमोलिसिस होगी। और हेट्रोलिसिस कब होगी, जब दो डिफरेंट बाड होंगे जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट जीरो। मिसाल आपको देता हूं कि आप देख रहे होते हैं ना कि बाज जगहों पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और बाज जगहों पे आयन जनरेट होता है, ये क्यों होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं, देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके बाड की अगर आप क्लीवेज करवाएंगे तो ये ऐसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, सिंगल एरो से हाफ एरो से डोनेट किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रेडिकल बन गए और ये अमूमन सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम हो रहा होता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है कार्बन के। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो खींचने की सलाहियत है वो क्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये पूरे के पूरे बांड को अपनी तरफ खींच लेगा, डबल एरो से डोनेट करते हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये हेट्रोलिसिस क्लीवेज हो गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में क्या बनते हैं। तो होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको, बाज़ औक़ात ना स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता फ्री रेडिकल और आयन में डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में जो चीज बनती है वो फ्री रेडिकल होते हैं, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में जो चीज बनती है वो आयंस होते हैं। मेन डिफरेंस ये होता है आयंस में और फ्री रेडिकल में। और एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें यूवी लाइट यूज होती है, सनलाइट यूज होती है, सनलाइट इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, जबकि उसको आप हीट के जरिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए बांड ब्रेकिंग के मेथड, दो होते हैं जो हमने देख लिए। अब याद रखिए, जब भी बांड टूटता है डेफिनेटली कोई ना कोई चीज बनती है। बांड टूटेगा, आयंस बनते हैं, कोई और चीज बनती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, इसमें जब बांड टूटता है ना तो कुछ चीजें होती हैं जो बनती हैं, इनका मैं आगे आपको नाम बताता हूं। इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में पहले आप ये समझ लें कि जब भी कोई भी बांड होमोलिटिकली टूटेगा, होमो जब भी उसकी क्लीवेज होगी तब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, जब भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तब आपके पास या तो कार्बोकेटाइन बनेंगे। अब ये नई चीज आपको बता रहा हूं, कार्बोकेटाइन बनेंगे या कार्ब एनाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन कब बनेंगे, याद रखें, जैसे क्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के साथ, अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं बेसिकली, आगे बात करेंगे। और कार्ब एनाइन कब बनेगा, तो सर जब कार्बन लगा हो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पे कार्बो ये उल्ट लिख दिया हमने, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे आपके पास कार्बन, सही सही लिखा है, कार्बन एनाइन बन रहा है, कार्बन आइन। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब ये आगे बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, ये कैसे ऑपरेट करता है, और ये सिंगल बॉन्ड में ये ऑपरेट करता है। अब देखें, ये जब टूटा था तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, और ये जब टूटा था तो यहाँ पर कार्ब एनाइन जनरेट हुआ है। अब ये जो होते हैं कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन, इनके साथ कोई ना कोई ग्रुप लगे होते हैं, ये अकेले तो नहीं होते डेफिनेटली, कोई ना कोई इनके साथ ग्रुप लगे होते हैं, और इन कंबाइन को हम बोल देते हैं कि इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। अब जब भी बाण टूटता है, ठीक है, रीएजेंट अटैक करता है, तो होमोलिटिक या होमो
हाइड्रोलिसिस या होमोलिसिस होती है, उसके नतीजे में क्या जनरेट होता है? उसके नतीजे में इंटरमीडिएट जनरेट होता है। इंटरमीडिएट की आगे टाइप्स होती हैं, ये सारे इंटरमीडिएट हम कोशिश करेंगे देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर वन, फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट है। दूसरी, कार्ब एनाइन जनरेट हो गया। तीसरी, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। चौथी, कार्बीन, कार्बीन भी एक इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट और ट्रांजिएंट स्टेट में कोई डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? नाइट्रीन, माइक ऑन करके बता दें जल्दी से। और छठा आपके पास बेंजाइन। क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिएंट स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट में जी? ट्रांजिशन स्टेट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है सर, अच्छा, और इंटरमीडिएट स्टेबल होती है। और कोई डिफरेंस? चलें, कोई बात नहीं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है। अच्छा चलें, तो सुन ले मुझसे, सुन ले, चलें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पे ना आपने नोट करनी, ये जो स्टेट है ना नीचे वाली, ये नीचे वाली स्टेट जो है लोअर एनर्जी वाली, इनको इंटरमीडिएट बोलते, क्या बोलते? इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो लो एनर्जी वाली स्टेट होती है। और ये जो एनर्जी स्टेट है ये हाई एनर्जी स्टेट है। हाई एनर्जी स्टेट जो होती है इसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और जो हाई एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट होती है, इस पे केमिकल बॉन्डिंग के रूल अप्लाई नहीं होते। और तीसरी बात, ट्रांजिशन स्टेट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब होता है ना, एक कंपाउंड दरमियान में बना तो आप अलग से निकाल लिया उसे। जैसे मिसाल दूं कि कोई आयनिक रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में प्रेसिपिटेट बने और प्रेसिपिटेट अलग करते जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता इसमें। सेपरेशन नहीं हो सकती, जबकि इंटरमीडिएट को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। मजे की बात क्यों सर? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से वो स्टेबल होते हैं। तो ये इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में मेन डिफरेंस है। अब हम मजीद थोड़ी सी होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है इसी के ऊपर बेस है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बाकी सारा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, होमोलिसिस जो होती है उसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते एक तो, और दूसरा पॉइंट ये, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा, ये वहां पर अक्कर होगी होमोलिसिस। ठीक हो गया। तीसरी बात, अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा लेना चाहिए? एनी वन को बता सकता है मुझे किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये होगा? पोलर या नॉन पोलर? देखिए कॉन्सेप्ट तो है। नॉन पोलर। नॉन पोलर, सही बात है कि ये अक्कर होगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं सर, केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक हो गया। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं हो तो ये काम ही नहीं होगा, क्योंकि पोलर को तो इससे मतलब ही नहीं है। आप ऑयल और पानी की मिसाल ले लें तो कोई रिएक्शन या क्लीवेज नहीं होगी, क्योंकि पानी को ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। ये आगे मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और चौथा पॉइंट, ये अक्कर होगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, जो सन में लाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये चार पांच इसके मेन पॉइंट है, ये आपने याद रख लेने हैं होमोलिसिस के। इसके बाद आ जाता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस क्या होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं, और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। अब हेट्रोलिसिस तब अक्कर होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो हो, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि हेट्रोलिसिस के नतीजे में या तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा या कार्बेनाइन जनरेट होगा। तीसरी बात, ये
किस सॉल्वेंट में अक्कर होगी? ये पोलर में होगी, पोलर सॉल्वेंट में। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। NaCl है सर, इसको आयंस में सेपरेट करने के लिए वाटर लिया जाता है। आपको पता होगा सोलबल बनाने के लिए वाटर क्यों लिया जाता है? क्योंकि सर वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट की वो खसूसियत होती है जिससे वो दो आयंस के दरमियान फोर्स को डिक्रीज कर देता है, उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, याद रख लें। तो NaCl के दरमियान वाटर क्या करता है, 80 गुना फोर्स कम कर देता है, क्योंकि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। तो जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने गुना वो उसकी क्या कर देगा, कम कर देगा, फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, 80 टाइम्स। तो इसलिए जो आपका NaCl होता है ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, ये आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव में चला जाएगा और Cl नेगेटिव में, और वाटर के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो होगी हेट्रोलिसिस, ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट में होगी। अब आपको ये दो बातें तो पता चल गई हैं। अब यहाँ पे मेन जो चीज है, देखिए मैं आपको बड़ी बेसिक से लेकर आऊंगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो आप जिन्होंने ऑर्गेनिक चाहे मेजर पढ़ी हो, स्पेशलाइजेशन पढ़ी हो, मैं गारंटी के साथ कहूंगा उनसे बहुत इंप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर पता है क्या हुआ है, आपने एक बात नोट की है कि सर जब भी बांध टूटा है, वेन एवर वेन एवर बांड ब्रेक्स, जब भी बांध टूटता है तो उसमें क्या होता है सर, क्या होता है? मैं आपको समझा देता हूं, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। या तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, या सर इलेक्ट्रॉन दूसरे बंदे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख नहीं रहे सर, जब भी बांड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर प्लेस नहीं रह रहे, एक जगह पर वो लोकेट नहीं हो रहे, वो डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वेरियस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। EDE ये हमने देखने। नंबर 1 है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट सर, पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को। नंबर 2 आपको बता देगा रेजोनेंस इफेक्ट सर, दूसरा पॉइंट। नंबर 3 आपको बताता है मीजोमेरिक इफेक्ट। नंबर 4 आपको बताता है सर हाइपर कॉन्जुगेशन। और नंबर 5 आपको बताता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सर ये कुछ 5 से 6 इफेक्ट तो मैंने आपको जस्ट बताए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के। इनमें फर्दर बहुत सी डिटेल है, बहुत सी एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा मैं। तो आज जो हमने देखना है वो हमारा पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की हम डिटेल में बात करते हैं आज। देखें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं इसकी डेफिनेशन से। पार्शल, पार्शल का मतलब समझते हैं, कंप्लीटली नहीं, पार्शल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो उसकी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इसकी डेफिनेशन है कि सर ये बॉन्ड था, जैसे कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसकी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन थे ना, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये इनके दरमियान, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रही है। तो सर ये डिस्प्लेस हो जाएंगे ये बॉन्ड। लेट्स सपोज कि अगर 50-50% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन्स को तकरीबन दरमियान में रहना चाहिए था।
अब सर ये आप कॉन्सेप्ट निकाल दें कि दरमियान में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका ये मतलब है। आप अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ना, तो आपको फिर वीबीटी पढ़नी पड़ेगी, तो फिर आपको समझ आता है कि ये मतलब क्या है सर। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये समझ लें पहले। क्लोरीन, अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होंगे तकरीबन। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ आसान। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन के ऑर्बिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन कार्बन। तो क्लोरीन किसके ऑर्बिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के ऑर्बिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं रेदर देन कार्बन। या दूसरे लफ्जों में, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम रह रहे हैं, ज्यादा किसके पास रह रहे हैं? वो क्लोरीन के पास। ये मतलब होता है सर इसका कि टाइम स्पेंड किसके पास ज्यादा करते हैं। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, ये मतलब होता है इसका, जो आपको बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो क्लोरीन के पास ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचे चले जाते हैं। अब इस तरह से हमारे पास दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बाड में ऑपरेट होता है। नंबर वन पॉइंट इसका, ये सिग्मा बाड्स में ऑपरेट होता है, पाई बाड में ये ऑपरेट नहीं होता। पाई बाड में और फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें और जो इफेक्ट होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, वो मीजोमेरिक और वो सारी चीजें। सिग्मा बाड में ऑपरेट होता है। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें, तो सर दो इसकी टाइप्स है मेन। नंबर वन, इसकी टाइप होती है प्लस आई इफेक्ट, या सर इसकी जो दूसरी टाइप होती है माइनस आई इफेक्ट। यह भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। प्लस आई का मतलब क्या होता है वैसे, कि एक एटम लगा हुआ है कार्बन के साथ, जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सर इसका दूसरा नाम मैं लिख दूं, अगर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो जिसकी, कार्बन से, किससे लेस हो सर? कार्बन से लेस हो, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करवाएगा। ठीक हो गया। और माइनस आई की बात करें अगर हम, के माइनस आई का मतलब क्या होता है, आप ना माइंड में ना एक बात ले आए, मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि नेगेटिव आयन कब बनता था? जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते थे तब नेगेटिव आयन बनता था ना, या दिए जाते थे? जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते थे तब नेगेटिव आयन बनता है। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, कि अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा दिया जाए, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा फ्लोरीन के ऊपर। तो इसका दूसरा नाम मैं अगर कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली मशीन लगा दी जाए, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, मोर देन कार्बन, कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करवाएगा। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, दो तरह का इफेक्ट होता है, ठीक है? प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब ऑपरेट कितने कार्बन तक करता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है? देखें, 1, 2, 3, 4 इंडक्टिव, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या करेगा? 4 कार्बन तक ऑपरेट करता है, याद रख लें। क्योंकि दूसरे लफ्जों में मैं आपको कहूं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझाता हूं मैं आपको। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियस नहीं होती, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे जैसे शेल बढ़ाते जा रहे हैं आप, न्यूक्लियर फोर्स कम होती जा रही। क्यों सर कम हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इन द सेम वे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मतलब है डिस्टेंस के साथ, अभी समझाते हैं आपको, कि जहां पर
ये कोई क्लोरीन लगा हुआ है एटम। अब क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये पहले कार्बन पे बहुत ज्यादा चार्ज लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज है ये, प्लस पार्शियल जी सर। पॉजिटिव। जी। सर आपकी आवाज बीच में कट रही है, तो ये हमसे टॉपिक रह रहा है। कौन बेटा, बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है या इनको ही है सिर्फ? जी। सबको मसला जी है सर। सर, मुझे भी। सबको प्रॉब्लम है तो आप लोग बैठे हैं बस, कौन से बता ही नहीं रहे मुझे। जी सर, थोड़ी सी कट रही है ना। समझ आ रही है जो चीजें मैं बता रहा हूँ? सर ये आई नेगेटिव, सर आप दोबारा वो करा दें। आई नेगेटिव ही बताने जा रहा हूँ, अभी सुन ले, बताया करें जब ऐसी नहीं, चीज हो। ज्यादा नहीं कट रही ना, थोड़ी सी कट रही हाँ है। जी चलें, कोई नहीं, आपको लेक्चर तो मिल जाएगा। अच्छा, आई नेगेटिव ही बता रहा हूँ, देखें क्लोरीन लगा हुआ है साथ एटम। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये पहले कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहले कार्बन से, ठीक है? तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा इसके ऊपर। जबकि अब बात को समझना है बेटा आपने, अब क्या होगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। अब सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ये क्या करेगा? अब एक बात मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो वो समझनी है आपने। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाए तो वो दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पहले कार्बन की निस्बत कम आएगा। सर अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन लेस होंगे इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके पास, तो क्या होगा अब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास बहुत कम चार्ज आएगा। समझ आ रही बात की? तो इस तरह होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है, दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर देता है, और इस तरह से उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये तकरीबन 4 कार्बन तक ऑपरेट करता है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता है तो ये वर्क करना छोड़ देता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है ना। ठीक हो गया? और और मेन पॉइंट्स इसके मैं बताऊं आपको, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्परेरी नहीं होता कि अगर आप समझे ना कि कुछ वक्त के लिए और बाद में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है? और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर समझ ले, सारी जिंदगी आपको काम आएगा ये, सुन ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है वो हम बात करने जा रहे हैं, तो याद रखें सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा खींचेगा, गलत बात है। सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो क्यों ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन? तो ये बात आप नोट कर लें कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ना एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। क्यों सर? एक तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से सर ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचता है। न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और फिर आपके पास आता है न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज वाला एटम। तो ये बात नोट कर लें, इनमें से अगर मैं पूछूं क्लोरीन प्लस, क्लोरीन और क्लोराइड, तो सर आपने आंखें बंद करके बता देना है कि ये जो क्लोरीन प्लस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये बाकियों की निस्बत इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल जो चीज होती है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करती है और रिएक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करती है। तो ये ऑर्डर आपने समझ लेना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो हम देखते हैं, आपको समझाने की खातिर मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं।
तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ आएगा, आप बताएंगे भी, खुद से भी समझेंगे इसको कि किस तरह से किसका ज्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट इनमें। अब यहाँ पर हमने ये 3 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि इसमें से हमने बताना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है। माइनस आई का पहले तो आपको पता हो ना, माइनस आई का मतलब क्या होता है जी? कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बताएं। माइनस आई जल्दी से बताएं, क्या बताया मैंने, माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन से ज्यादा हो। सही हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास लगा हुआ है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक बात आपको बता दूं, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताई है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बेटा, क्या वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? ऐसा है या नहीं है जी? ऐसा ही है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ जी, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये बात आप मानते हैं इस बात को? ठीक हो गया, तो मसला ही नहीं है। अब यहां पर मुझे एक बात बता दें कि इनमें से अगर कोई एटम जाकर लगे तो सेंट्रल एटम इनमें से कौन है? पहले तो ये बता दे, तीनों में सेंट्रल एटम कौन सा है? जल्दी से बता दे। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, ठीक हो गया। तो कोई ग्रुप लगेगा तो किसके साथ आके अटैच होगा जी? जल्दी से बताएं। नाइट्रोजन के साथ डेफिनेटली नहीं, क्योंकि बाकी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ लगेगा। अब एक बात बता दें मुझे कि माइनस आई उसका नहीं ज्यादा होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो? हाँ जी, समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? कि ये उल्ट है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। अभी आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं आ रही तो देखें। पहले इसका ऑपरेशन करते हैं हम। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब सर बड़ी ही लेवल की एग्जांपल है ये तीनों, देखिएगा। ये नाइट्रोजन ने लगना है जाकर आगे कार्बन के साथ। अब सर फ्लोरीन भी इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये फ्लोरीन भी ले रहा है और ये फ्लोरीन भी ले रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 3 का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक हो गया सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एन, आर, आर एंड आर। सर यहां पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि आर ग्रुप की जो नेचर होती है, आप मुझे बता दें क्या नेचर होती है? डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जी? वैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो सर ये नाइट्रोजन ने लगना था, चौथा बाड बनाएगा, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि चौथा बाड बनाएगा। समझ आ रही बात की? फोर्थ बॉन्ड बनाएगा। तो सर ये तो आर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, इसको तो कम कर रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले सकेगा उतने? जी जल्दी से बता दें, क्या ये ले सकेगा? ठीक हो गया, आप तो मुझसे समझदार हैं। देखें, आपने तो फॉर एग्जाम्पल हल कर लिए, कॉन्सेप्चुअली आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। अब हाइड्रोजन ना तो सर इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई है ना माइनस आई है, तो सर ये चुपचाप रहता है। तो अब जल्दी से बता दें, माइनस आई किसका ज्यादा है? ए, बी और सी जी? ए का सर। ए का, उसके बाद फिर बी। बी क्यों होगा बेटा? तो वही बात कर दी ना आपने, सी। सी होगा। फिर एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ, ये अल्काइल ग्रुप वाला दोबारा जरा समझा दें। अल्काइल ग्रुप की जो नेचर होती है वो डोनेटिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसको नहीं समझ रहे तो याद रखें, नाइट्रोजन क्या करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अल्काइल से इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा जी? समझ आई बात की या नहीं आई? जी सर लेगा। हाँ जी, तो बस, जब देखे बात सिंपल है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है वो कैसे खींचेगा और इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो ये बात समझनी है आपने।
तो एक बात मैं आपको लिख दूं यहाँ पे ताकि याद रहे, माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। समझ आ रही है? और प्लस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। सर क्लियर है? ये दो बातें आपने याद रख लेनी है। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट, माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। CHO, जल्दी से बता दें मुझे कि इसमें माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? हरी अप। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड जी। किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? मेरे पास एग्जांपल बहुत हैं, 15-20 हैं, वो सारी हम करेंगे। जल्दी से बताएं ताकि फर्दर आगे मूव किया जाए। फिर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ जी। सर बॉक्स कार्बन। तो लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। चले मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर पता है क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जबकि सर हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये सर लोन पेयर ना डोनेट कर रहा है इधर ऑक्सीजन, इसको लोन पेयर भी तो रख रहा है, तो ऑक्सीजन की सपोर्ट ना होगी इसको? क्या कहते हैं आप? लोन पेयर डोनेशन ना होगी? ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं, जब वो पॉजिटिव चार्ज को देखता है तो वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेस हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेस हो रहा है, एक बात याद रख लें। ठीक हो गया? तो ये है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, जो चीज रहेगी वो हम देखते हैं। दोबारा से ज्वाइन करें एक दफा।